ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं अशेषा द्वरियो और हमारे साथ खास सेगमेंट में आप जुड़ चुके हैं मार्केट के महारथी। विमेंस डे स्पेशल एडिशन है और इस सेगमेंट पर बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ अमीशा वोरा जी जुड़ चुकी है, जो प्रभुदास लीलाधर ग्रुप की चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर है। अमीशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटीना स्वदेश पर जुड़ने के लिए। और सबसे पहले हमारी पूरी टीम की ओर से आपको विमेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे पहले हम इसी से शुरुआत करेंगे। विमेन का पार्टिसिपेशन जो इक्विटी मार्केट्स में दिखा है, म्यूचुअल फंड्स में दिखा है, वो पिछले कुछ सालों में बढ़ता हुआ नजर आया है। क्या राय होगी आपकी विमेन इन्वेस्टर्स को? अगर आप कुछ रिकमेंडेशन देना चाहे तो क्या होगा वो? सबसे पहले तो आपको, आपकी टीम को और आपके सभी दर्शकों को विमेंस डे की खूब खूब शुभकामनाएं। और मैं ये जरूर कहूंगी कि काफी जन कहते हैं कि विमेंस डे में ऐसा क्या स्पेशल सेलिब्रेट करना है, बट एक दिन जब हम एक सेगमेंट को, एक इतनी बड़ी कम्युनिटी जो हम सब विमेन है, उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, तो हम सबको एक दूसरे की बातें सुनकर इंस्पिरेशन मिलता है। कहीं ना कहीं हम कुछ नया चालू करने का सोच सकते हैं। तो मुझे लगता है आप लोग भी एज अ चैनल जो विमेंस डे को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, वो बहुत ही अच्छा काम है। और जब विमेन की बात करते हो और म्यूचुअल फंड में पार्टिसिपेशन हम जो बढ़ता हुआ देख रहे हैं, मुझे लगता है कि विमेन्स आर रियलाइजिंग कि अर्निंग इनफ इज नॉट इनफ। बिल्कुल। अर्निंग टू कन्वर्ट इनटू वेल्थ, मतलब कि सेविंग्स से जब हमारी वेल्थ बने तब वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट दैट हम कभी इन्फ्लेशन को बीट ही नहीं कर सकते हैं। तो ये एक समझ रखकर, या तो आप खुद कमाते हो एज अ वुमेन, जो भी प्रोपोर्शन बहुत बढ़ रहा है, तो अपना प्लानिंग करना ही चाहिए। बट अगर आप हाउसवाइफ भी हो तो आपके घर के लिए, जैसे आप सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती हो, बच्चों के स्कूल की, कॉलेज की, एजुकेशन की, घर चलाने की, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी विमेन को अपने ऊपर ले लेनी चाहिए कि नॉट ओनली उतने पैसे में से वो घर भी चलाए इनकम में से, पर उसी में से वो सेविंग्स करके उसको वेल्थ में कन्वर्ट करे। बिल्कुल मैम। एंड गुड मॉर्निंग, तृप्ति उपाध्याय इज जॉइनिंग हेयर। और महिलाओं के बारे में आपने बात की और मेरी तरफ से भी आपको विमेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, अब एक बार आप बाज़ार पर भी अपना नज़रिया बताइए। काफ़ी वॉलेटाइल इस वक्त हम मार्केट में देख पा रहे हैं। दुनिया भर के बाज़ारों में भी वॉलेटिलिटी कायम है और जियोपॉलिटिकल टेंशन जो लगातार गहराते हुए दिख रहे हैं। लॉन्ग टर्म की हम बात करेंगे, आगे जाकर कौन से ट्रिगर्स होंगे जो बाज़ार के लिए अहम होंगे, और लॉन्ग टर्म के लिहाज से बाजार की चाल को आप किस तरह से देख रही हैं? देखिए, अभी तो जो ऐसा पहले फर्स्ट जब ये वॉर हो गया और मानना था कि ये 2 दिन में या 3 दिन में कहीं पर संभल जाएगा वॉर सिचुएशन, उसकी जगह पर जरूर ये लग रहा है कि ये थोड़ा लंबा खींचने वाला है। एंड उसके चलते अनसर्टेनिटी इन सो मेनी कमोडिटी, जो अंडरलाइंग रॉ मटेरियल है, उसमें बढ़ती रहेगी। और हमारी मार्केट ने भी काफी सारा उसी की वजह से शेड कर दिया है। अभी इसको देखने का 2 तरीका है कि एनी वॉर टाइम जब हम देखते हैं ना हिस्ट्री में, तो वॉर टाइम के 12 महीने में मार्केट ने 25% से ज्यादा ही रिटर्न दिया है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनको ये पीरियड थोड़ा पेन लेकर बने रहना चाहिए। बट अगर कोई एक्टिव ट्रेडर्स है, तो मेरा मानना है कि उनको बहुत सिलेक्टिव सेक्टर और स्टॉक फोकस रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट की ब्रेथ अभी भी लिमिटेड रहेगी। ठीक है, तो मार्केट की ब्रेथ लिमिटेड रहेगी और अभी जो दबाव दिख रहा है भारतीय बाजारों पर, उसे ऑब्जॉर्व कर लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म पोटेंशियल अभी भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन अमीशा जी, आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर इस गिरावट का किसी को फ़ायदा लेना हो तो कौन से वो सेक्टर्स होंगे जहाँ पर आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटी अच्छी है, वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से देखें या अर्निंग्स या ग्रोथ पोटेंशियल के पर्सपेक्टिव से देखें, कौन से सेक्टर्स पर अभी आपका नज़रिया पॉजिटिव होगा 3 से 5 साल के नजरिए से? जरूर। तो 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस पे नजरिया अच्छा होगा वो
कहने से पहले अगर मैं बताऊं कि ये जो वॉर हो रहा है उसका एक स्ट्रेट इम्पैक्ट क्या आ गया है कि ऑयल प्राइसेस ऊपर गए हैं। और आपको पता है कि हमारी इकोनॉमी में ऑयल प्राइसेस इंपोर्ट की वजह से और उसके साथ हाई ऑयल प्राइस और रुपी डेप्रिसिएशन की वजह से ये थोड़ा इन्फ्लेशन क्रिएट कर सकता है। और अभी तक हमारा इन्फ्लेशन एकदम लो था, तो थोड़ा इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट घटने की जगह पर थोड़े बढ़ सकते हैं। तो ये एक चीज मार्केट ब्रेस कर रही है, इसीलिए मार्केट थोड़ी नर्वस है। पर ये चलते चलते भी जो इंडिया में थोड़े वेव है, एक जो है फोकस वो है डिफेंस, कि ये वॉर हो या उसके पहले भी इंडिया को डिफेंस में आत्मनिर्भर होना था और वहां तक हमारे डिफेंस कंपनियों की ताकत लेके जानी थी कि हम उसको एक्सपोर्ट कर सके। तो डिफेंस रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है मुझे लगता है उनको लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी भी है ऑर्डर्स की वजह से, एंड ये सेक्टर बहुत ठीक करेगा। सेकंड, अगर हम नीचे जाएं तो इंडिया की एक पॉलिसी की वजह से और ग्लोबल एआई वेव चलते हुए जो डेटा सेंटर की जरूरत है वो कहीं पर रुकने वाली नहीं है। तो इसीलिए डेटा सेंटर में लगती हुई हर चीज जैसे कि वायर्स, केबल्स, एयर कंडीशनिंग एंड जो भी एंसिलरी चीज है उसका मुझे लगता है डिमांड बहुत अच्छा रहेगा एंड स्टॉक्स भी उसके चलते बहुत अच्छा करेंगे। एंड लास्टली, ये सब चलाने के लिए पावर चाहिए, तो पावर, ट्रांसफॉर्मर्स, स्विच गियर्स, पावर जनरेटर्स, ईपीसी, ये पूरा सेक्टर भी बहुत अच्छा करेगा। लास्टली अगर मैं कहूं तो हम लोग पहले से ही मेटल्स और फार्मा में बुलिश हो रहे हैं, तो वो सेक्टर्स भी मुझे लगता है अच्छे करेंगे। ठीक है, यहाँ पर डिफेंस, पावर फाइनेंस, पावर सेक्टर रिलेटेड, डेटा सेंटर्स से जुड़ी हुई थीम्स यहाँ पर आगे चलकर अच्छा करती हुई नज़र आएंगी। लेकिन इस माहौल में जहाँ पर तमाम चिंताएं बरकरार हैं, निफ्टी के रिटर्न्स पिछले साल कुछ खास नहीं रहे, कई सेक्टर्स ने यहाँ पर अंडर परफॉर्म किया, लेकिन काफ़ी सारे जो सेक्टर्स लाइक कमोडिटीज़ की अगर बात करें तो यहाँ पर आउट परफॉर्म्स देखने को मिला। अब ऐसे में किसी इन्वेस्टर्स को यहाँ पर रणनीति बनाना है तो उनका पोर्टफोलियो एलोकेशन किस तरह का रहना चाहिए? देखिए, करंट सिचुएशन देखते हुए अभी भी मुझे लगता है कि 60% के करीब, 60 से 65% इक्विटी में रखना चाहिए, क्योंकि इक्विटी को कोई टाइम नहीं कर पाया है कि अभी यही बॉटम हो गया या ये नहीं हुआ, वो करना थोड़ा सबके लिए मुश्किल है। तो 55, 60 to 65% डिपेंडिंग ऑन एज इक्विटी एलोकेशन चाहिए। मेरे हिसाब से अभी भी भाव बढ़ गए उपरांत गोल्ड सिल्वर में 15% के करीब, 15-20% का एलोकेशन अभी भी जारी रखना चाहिए। हम लोग रियल एस्टेट को नहीं गिनते हैं, वो एज एन एसेट क्लास अभी भी, बट जो फिक्स्ड इनकम है, जो बाकी का 20 से 25% है, वो फिक्स्ड इनकम में रखना चाहिए। और वहां भी शॉर्ट टेन्योर या तो रीट्स या तो इनविट्स यहां से पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो आपको फिक्स्ड इनकम का भी एक सेफ पार्ट भी अपने इन्वेस्टमेंट्स में रखना चाहिए, और काफी लॉन्ग डेटेड नहीं रखना चाहिए, शॉर्ट डेटेड एंड रिट्स एंड इनविट्स रखना चाहिए। एसेट एलोकेशन की बात में आपने इक्विटीज और फिक्स्ड इनकम की तो बात की, लेकिन प्रेशियस मेटल्स में काफ़ी एक्शन देखा है पिछले कुछ दिनों में, और उस पर आपकी क्या व्यू होगी? एक सबसे पहले एसेट एलोकेशन के पर्सपेक्टिव से कितना एलोकेशन आपके व्यू में प्रेशियस मेटल्स में होना चाहिए, और इसी के साथ आपका व्यू भी बताइए कि आपको लगता है कि ग्लोबल मार्केट में जो टर्मोइल हो रहा है उसके चलते सेफ हेवन डिमांड अभी भी बढ़ेगी, और इसी के चलते सोने और चांदी में अभी भी अगले कुछ दिनों में उछाल नजर आ सकता है? देखिए, मैंने यही बताया कि 55 से 65% अगर इक्विटी में है तो 12 से 15% प्लस गोल्ड सिल्वर में रखना चाहिए। तो मेरा व्यू है कि ये दोनों मेटल्स, प्रेशियस मेटल्स, काफी चल चुके हैं, बट फिर भी पोर्टफोलियो में उनकी जरूरत रहेगी इन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द पोर्टफोलियो। एंड ये मेटल्स दोनों जो है, मुझे लगता है अभी भी हम थोड़ा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव लेंगे
तो अच्छा ही करेगी। सिल्वर का तो इंडस्ट्रियल यूज भी है, वो ज्यादा वॉलेटाइल है, तो वॉलेटाइलिटी को पहले से समझकर उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और गोल्ड मुझे लगता है जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उसके चलते अभी भी गोल्ड एक रिजर्व करेंसी के हिसाब से सबके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए, एंड अभी भी वो अप्रिशिएट करेगा। बिल्कुल, तो ये सलाह सोने और चांदी कमोडिटीज़ पर हो गई। लेकिन मैम एक सवाल है, देखिए यंग जो इन्वेस्टर्स है और ट्रेडर्स है उनका भी अब ट्रेंड बढ़ता हुआ दिख रहा है। यंग इन्वेस्टर्स खास तौर पर अगर उनकी बात की जाए तो वेल इन्फॉर्म्ड है आजकल और टेक सावी भी है। इसके साथ ही सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में आप किस तरह का ट्रेंड अब देख रही है इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स में, और क्या सलाह आप हमारे यंग निवेशकों को देंगे? देखिए, मैं यंग निवेशकों को ये दूंगी, सबसे पहले जो गवर्नमेंट, सेबी, आरबीआई सब जो कोशिश कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा ऑप्शंस और फ्यूचर में शॉर्ट टर्म गेन आ जाएगा वो देख के अपनी कैपिटल मत लगाइए। पर फिर भी अगर आपको अपनी सेविंग्स से ज्यादा कॉल लेना है तो मेरा मानना है कि आप लोगों को मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग एमटीएफ लेना चाहिए। उससे क्या हो जाएगा कि अगर आपके पास 50,000 है, लाख है, तो उसके ऊपर आपको और 1 या 2 लाख मिल सकता है। बट वो कैश सेगमेंट में आप रहोगे तो आपका सीधा जीरो नहीं हो जाएगा, और आपको आपका स्टॉप लॉस करने का, आपकी प्लानिंग करने का मौका रहेगा। तो पहले तो वो एक मैसेज मैं जरूर देना चाहूंगी, क्योंकि ये मास्टर करना ऑप्शंस या फ्यूचर वो इतनी इजी बात नहीं है। तो वो फुल टाइम आप ध्यान देते हो तो अलग चीज है, बाकी आप इनफ्रीक्वेंटली ध्यान देकर करोगे तो आपकी कैपिटल को बहुत रिस्क रहेगा। एट द सेम टाइम आप अगर यंगस्टर्स जो है उनको लंबा टाइम है मार्केट में बिताने के लिए, तो लंबे टाइम में सम ऑफ द सेक्टर्स विच आई मेंशन वो बहुत ही अच्छा करेंगे। तो आप बहुत ज्यादा एफर्ट ना करके भी अच्छे सेक्टर और स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दोगे तो आप बहुत ही अच्छा कंपाउंडिंग पाओगे आपके सेविंग्स का। ठीक है, कंपाउंडिंग की बात कर रहे हैं और रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से करना चाहिए इस पर भी हमने चर्चा की। लेकिन अमीषा जी, अगर अगले 3 से 5 साल के पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या आपको लगता है कि निफ्टी ने जो पिछले 3 से 5 साल में 12 से 13% का CAGR रिटर्न दिया है वो अगले 5 साल में भी दे पाएगा या उससे बेहतर होगा? क्या व्यू होगा आपका मार्केट पर? मुझे लगता है कि जब भी वॉर जैसी सिचुएशन आ जाती है ना, तो वो एक अच्छा बॉटम बना देता है। तो उसके चलते अगर आप अगले 3 या 5 साल लोगे तो डेफिनेटली रिटर्न 5 साल से भी बेटर आ सकता है। ठीक है, अगले 3 से 5 साल में देखिए रिटर्न यहाँ पर डेफिनेटली बेहतर होते हुए भी नज़र आएंगे। लेकिन मैम हमने यहाँ पर बात की कि कौन से सेक्टर्स पर आप बुलिश है। यहाँ कोई ऐसे सेक्टर्स भी है आपकी नज़र में जहाँ पर थोड़ा सा उनसे दूरी बनाकर रखना चाहिए? ख़ास तौर पर एक IT पर भी अपनी राय रखिएगा। देखिए काफ़ी टाइम से डाउन ट्रेंड नज़र आ रहा है, AI को लेकर काफ़ी सारी चिंताएँ गहराती हुई दिख रही है। हाल फिलहाल में तो यहाँ पर गिरावट ही देखने को मिली, लेकिन लॉन्ग टर्म की स्टोरी किस तरह से नज़र आ रही है और आप कौन से ऐसे सेक्टर्स यहाँ पर मेंशन करेगी जहाँ से थोड़े टाइम के लिए दूरी बनाकर रखना चाहिए? देखिए, IT में बहुत लंबा अंडर परफॉर्मेंस आ चुका है और ये सभी कंपनियां कैश जनरेटिंग है और वैल्यूएशन भी एक ऐसे मोड पे है जहां पर शायद डाउनसाइड लिमिटेड हो जाए। बट अगर मैं मीडियम टर्म व्यू लूं तो जो काम वो कर रही थी वो काम इतना सारा कोडिंग का काम मशीन कर लेगा, AI कर लेगा कि मुझे लगता है कि उनका रेवेन्यू, उनका मैन पावर रिक्वायरमेंट ये सब आगे चल के कम हो जाएगा थोड़ा, या तो ग्रोथ पहले कम लगेगा और उसके बाद थोड़ा ये कम हो सकता है। तो उसमें उनका री रेटिंग होने का चांस नहीं है, तो हम लोग अभी भी उसमें बॉटम फिशिंग
नहीं कर रहे हैं, जबकि स्टॉक्स इतने चले नहीं है। वही चलते एक इम्पोर्टेंट जो मुझे हमेशा वरी रहता है कि अगर आईटी सेक्टर हमारा इनफ हायरिंग नहीं कर पाएगा, जिसके चलते हमारे यूथ को इतना जॉब मिलता था, जो घर या गाड़ी खरीदते थे, फ्रीज या टीवी खरीदते थे, तो ये सभी सेक्टर को ना थोड़ा इम्पैक्ट आ जाएगा। तो हमें देखना है कि मैन्युफैक्चरिंग कितना जल्दी हमारा बढ़ सकता है कि आईटी और सर्विस रिलेटेड स्लो डाउन को काउंटर कर सके। तो इसीलिए उसके चलते ये सभी सेक्टर को मैंने एम्फेसाइज नहीं किया है जब तक कि कोई क्लैरिटी इमर्ज ना हो जाए। और इसीलिए मैंने डिफेंस और ऐसे जो दूसरे सेक्टर्स हैं, कैपिटल गुड्स, डेटा सेंटर, उनकी एंसिलियरी वायर केबल्स, वो सबको एम्फेसाइज किया है। एक दूसरा पॉइंट ये भी है कि अगर ऑयल, डीजल, पेट्रोल के भाव बढ़ जाते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ जाता है, तो ऑटोमोबाइल परचेज करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। एट द सेम टाइम सब मेटल के प्राइस बढ़ जाते हैं, तो ऑटोमोबाइल स्टॉक्स की रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ जाते हैं। एंड ऑटोमोबाइल ने अभी तक बहुत अच्छा किया है, तो उस पर भी मैं इतनी शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश नहीं हूं। मुझे लगता है कि उनके भी ग्रोथ और मार्जिन्स पे थोड़ा प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, एक और कंसर्न रही है भारतीय बाजारों के लिए, और वो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बिकवाली। पिछले कैलेंडर ईयर 2025 में भी वो दिखी थी। क्या आपको लगता है कि अगर इंडिया का अर्निंग्स मोमेंटम इम्प्रूव होता है इस चौथी तिमाही में या फर्स्ट हाफ ऑफ FY27 में, तो FII की खरीदारी फिर एक बार भारतीय बाजारों में लौट सकती है और उसी के चलते बाजार को एक नया एडिशनल मोमेंटम मिलेगा? देखिए, Q3 के भी रिजल्ट्स तो एक्सपेक्टेशन से बेटर आए थे, बट एफआई का सेलिंग न बंद हुआ, न कोई मेजर बाइंग चालू हुआ। तो वो जो इंडियन मार्केट्स ग्रोथ, नॉट इकोनॉमी ग्रोथ बट अर्निंग्स ग्रोथ और वैल्यूएशन का एक कॉन्ड्रम चल रहा है, वो भी मुझे लगता है अभी भी उनको डिटर कर रहा है कहीं ना कहीं। एंड अभी भी एक दो क्वार्टर या ज्यादा का थोड़ा साइडवेज मूवमेंट रहेगा, अनलेस कोई कारण से बाजार ऐसे लेवल पर आ जाए कि हम 15-16 के पी तक दिखने लगे, तो मुझे लगता है कि उनका पैसा आने लगेगा। पर अभी जो 18-19 में है, मैं अभी भी थोड़ा क्वेश्चन मार्क हूं कि वो एग्रेसिवली आ जाएंगे लेने। जबकि इंडिया वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्सिफाइड स्टेबल पॉलिसी रेजिम मार्केट है, तो वो सभी में वो बहुत अच्छा क्वालिफाई कर रहा है। ऑयल डिपेंडेंसी और एनर्जी डिपेंडेंसी है, वो हम सब समझते हैं, बट आई थिंक एफआई इन्वेस्टर देखेंगे या तो रुपी का ऐसा लेवल आ जाए कि जो एकदम ही डेस्परेट लेवल दिख रहा हो, या तो निफ्टी का ऐसा लेवल आ जाए, तब से मुझे लगता है कि उनका बाइंग चालू होगा, या तो टाइम निकालेगा थोड़ा और। आज वी आर सेलिब्रेटिंग वीमेंस डे, तो एक और वैसा ही सवाल है। देखिए, एक इंटरेस्टिंग डेटा है हमारे पास। स्टार्टअप्स में 18% स्टार्टअप्स को यहाँ पर विमेन लीड कर रही है। क्या आपको लगता है कि आने वाले सालों में जो नंबर है वो तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आएगा, और ख़ास तौर पर जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स है उन्हें फंड जुटाने में कौन सी बड़ी ऐसी चुनौतियाँ हैं जिनका सामना करना पड़ता है? मुझे लगता है कि जिस तरह से लास्ट 2 डिकेड में विमेन को भी एजुकेशन का इक्वल राइट मिल चुका है, तो एजुकेटेड विमेन होते हुए, अवेयर विमेन होते हुए, आपको स्टार्टअप में विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ जरूर दिखाई देगा। यस, उनको मुझे नहीं लगता है कि अगर कोई बेस्ट आइडिया लेके विमेन जाए तो कोई एंजल फंड या वीसी फंड उनको पैसा नहीं देगा। अभी ये देखने के रवैये चेंज हो चुके हैं, एंड डेफिनेटली आइडिया एंड पैशन पे इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं और जेंडर पे नहीं लगाते हैं। तो वो अगर किसी अपना कोई ऐसा ख्याल हो, तो मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूंगी कि वो ख्याल रखे ही नहीं अपने पे। बट यस,
विमेन और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके ऊपर रहती है, जैसे कि फैमिली की, नर्चरिंग की। तो उसकी वजह से कभी कभी वो थोड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है कि क्या ये कंटिन्यूटी रख पाएगी अपने करियर में। तो वो भी एज ए सोसाइटी हमें एड्रेस करना है और वुमेन को डिटर्मिनेशन से वो फेज को भी पार करना है। बट मुझे नहीं लगता है कि आइडिया और पैशन के ऊपर पैसा कहीं और लगता है। ठीक है, और कोई सलाह आप हमारे स्पेशली इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप हमारे निवेशकों को देना चाहे, एसेट एलोकेशन किस तरह से करना चाहिए? और हम रिटर्न्स पर तो फोकस करते हैं बट रिस्क मैनेजमेंट पर हमारा यूजुअली फोकस कम रहता है। उस पर आपके थॉट्स, आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, जब कैपिटल बचेगी तब तो वो ग्रो होगी। तो सबसे पहला तो इम्पोर्टेंस रिस्क मैनेजमेंट पे ही होना चाहिए। और रिस्क मैनेजमेंट का मतलब खाली एसेट एलोकेशन भी नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट मतलब है कि हमारा प्लानिंग, हमारा गोल सेटिंग, एंड उसके बाद वो प्लानिंग के तहत हम हमारा एसेट एलोकेशन भी करें, हमारा स्टॉक सिलेक्शन भी करें, या एसेट क्लास या इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन करें। क्योंकि अगर ये प्लानिंग मिस कर दोगे तो जो पैसा आपको शॉर्ट टर्म में चाहिए वो आप लॉन्ग टर्म एसेट में लगा दोगे, और जो पैसा आपको लॉन्ग टर्म के लिए आप स्पेयर कर सकते हो उसमें भी आप शॉर्ट टर्म व्यू ले लोगे। तो कभी आप बढ़िया वेल्थ क्रिएशन नहीं कर पाओगे। तो ये जो प्लानिंग, गोल सेटिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। वो करने से आपको फुल क्लैरिटी रहेगी कि मेरा रिस्क कैपिटल कितना है, रिस्क एपेटाइट कितना है, और ये मुझे कब पैसा जरूरत पड़ सकता है, मेरा इमरजेंसी फंड क्या है। ये सभी सवालों के आपको जवाब देने पड़ेंगे। तो जब आप ये कर लोगी तब आपको कभी ऐसे मार्केट में वॉर की वजह से म्यूचुअल फंड का एनएवी नीचे आया तो कोई टेंशन नहीं होगा, क्योंकि वो पैसा आपका 5 साल के लिए लगा होगा और आप पैनिक में कभी बॉटम पे बेचोगे नहीं। ठीक है, तो ये कुछ सलाह, कुछ रिकमेंडेशन हमारे इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन अमीषा जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकाल कर आप हमारे साथ जुड़े वुमेन्स डे के इस ओकेजन पर, और हमारे दर्शकों को काफ़ी सारे स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक आइडियाज़ दिए और रिकमेंडेशंस भी दिए। शुक्रिया ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। लेकिन इतना ही समय था हमारे पास इस खास सेगमेंट पर। बने रही है ईटी नाउ स्वदेश के साथ, काफ़ी सारी न्यूज़ और अपडेट्स ब्रेक के बाद भी बरकरार रहेगी।